हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे 17 नवंबर के फर्स्ट एडिटोरियल की। और स्टार्ट करने से पहले बता दूं आपको कि एक तो ग्रामर का कोर्स और एक हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का कोर्स दोनों आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं आशीष क्लासेस, जो नया एप्लीकेशन है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ पर। इसके अतिरिक्त बाकी जो भी कोर्सेज हैं, चाहे वो एडिटोरियल का कोर्स हो या फिर क्लोज टेस्ट या पैराजम्बल का कोर्स हो या फिर कुछ ई बुक्स हालांकि न्यू एप्लीकेशन पर भी है। नया ई बुक भी लॉन्च कर दिया गया है। जनवरी, फरवरी, मार्च के जो वर्ड्स हैं एडिटोरियल के वो आपको अवेलेबल करवा दिए गए हैं न्यू एप्लीकेशन पर। बाकी आप ई बुक्स इस एप्लीकेशन पर भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और आज का एडिटोरियल हम स्टार्ट करेंगे। आज के एडिटोरियल में कुछ खास जो आपको वर्ड्स दे रखे हैं, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको मैंने यहीं पर लिख दिया है ताकि आपको ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं आए, लिखने की आवश्यकता आप नहीं पड़े, आप स्क्रीनशॉट लेकर भी काम चला सकते हैं फिर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल, आर्टलेस एंड हार्टलेस। देखो भाई, आर्टलेस एंड हार्टलेस, सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि किसके बारे में एडिटोरियल है। ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट का बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है उसके बारे में है। 20,000 करोड़ की लागत से नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने जा रही है गवर्नमेंट। और वो भी लेखक कह रहा है कि इस बीच में कि त्राहिमाम मचा हुआ है पूरे देश में, पेंडेमिक है, वैश्विक महामारी चल रही है, देश संभल नहीं रहा आपसे, और उसके बावजूद आप इस प्रोजेक्ट पर पूरे तरीके से ध्यान लगा रखा है आपने। तो क्या ये उचित है, इस बारे में ये एडिटोरियल आपको बताएगा। और ये सेकेंड एडिटोरियल है आज का। पहला एडिटोरियल जो था वो कोविड के बारे में था, इसलिए मैंने उसको हटाकर इस एडिटोरियल को फोकस करना ज़्यादा उचित समझा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का एडिटोरियल। बस आप एक काम करिएगा, मैक्सिमम इसको शेयर कर देना और आप इसे लाइक भी कर दें। और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं आप तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आर्टलेस एंड हार्टलेस। सबसे पहली बात, आर्टलेस और हार्टलेस एंड से जुड़े हैं, तो आप देखिए दोनों तरफ चीज़ें क्या हैं, सेम हैं, ठीक है। और दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं। एक्चुअली लेस जो है वो फुल का एंटोनिम है। फुल करोगे तो मतलब उससे भरा हुआ, लेस करोगे तो उससे रहित मान लो या उसकी कमी मान लो। तो आर्टफुल एक वर्ड होता है, हालांकि उसका लेना देना नहीं है, इस शब्द से बता रहा हूँ आपको मैं। आर्टफुल एक वर्ड होता है, उसका मतलब कनिंग होता है, चालाक होता है। आर्टलेस है जो कनिंग ना हो, जेन्युइन हो, उसको बोलते हैं। इनोसेंट को बोलते हैं, जो बिल्कुल भोला हो, निर्दोष हो, कोई चालाकी ना हो, उसे कहते हैं आर्टलेस। लेकिन यहाँ पे आर्टलेस का मतलब है जो कारीगरी रहित है, आर्ट जिसमें नहीं है। और हार्टलेस का मतलब जिसमें हार्ट नहीं है। और हार्ट किसी के नहीं होता, दिल किसी में नहीं होता, इसका मतलब वो निर्दयी होता है, क्रूअल होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आप फोकस किए हुए हो ना, तो इसमें एक तो आर्ट की कमी है और एक हार्ट की कमी है। कैसे है वो जस्टिफाई करेगा, इस एडिटोरियल को पढ़ के पता लग जाएगा आपको। तो जो ये येलो कलर में अंडरलाइंड पार्ट है वो तो सारे हैं सब्जेक्ट्स। ये जो वर्ड्स हैं ये मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किए हुए हैं। कुछ ऐसी जगह भी आएंगी जो रिपीटेड वर्ड्स हैं, पीछे काफ़ी दिनों से हम डिस्कस करते हुए आए हैं, तो फिर मैं उनको बता दूंगा, ठीक है। तो पेन और नोटबुक लेकर बैठें, आइए स्टार्ट करें आज का एडिटोरियल। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज, भारत सरकार, अपोस्ट्रोफे एस लगा रखा है, मतलब जेनिटिव केस है, ठीक है। याद रखना, जहां भी अपोस्ट्रोफे आता है वहां जेनिटिव केस होता है। तो कह रहा है कि संबंध कारक बोलते हैं इसको हिंदी में। तो भारत सरकार का जो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, रीडेवलपमेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि देखो पहले से बना हुआ तो है ही सब कुछ वहां पे, लेकिन गवर्नमेंट उन बिल्डिंग्स को ढहाकर नई बिल्डिंग बना रही है, तो इसके लिए कहा गया रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो भारत सरकार का जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का नाम ही है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ना, इज हाईली, अब ये देखो प्रोजेक्ट की बात ही कर रहा है, तो आप देखें कि यहाँ पे इज है वो इसको देखकर है, इज हाईली क्वेश्चनेबल, ये बहुत बड़े स्तर पर क्वेश्चनेबल है, मतलब प्रश्न उठाने योग्य है। क्वेश्चनेबल यहाँ पे एडजेक्टिव है भाई, क्योंकि यहाँ पे एबल दे रखा है, कमेंडेबल, ठीक है, और कम्युनिकेबल। ऐसे ही जहां पे भी एबल शब्द जुड़ा हुआ रहता है उनको आप क्या कह सकते हैं, एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव है। हाईली है वो एडवर्ब है, क्योंकि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने का काम कौन कर सकता है, एडवर्ब। तो ये यहाँ पे एडवर्ब है, हाईली। तो भारत सरकार का जो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो बहुत ज्यादा प्रश्न उठाने योग्य है, मतलब इस पर क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए। एज अ नेशनल प्रायोरिटी, किस रूप में, एक राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में आपने इस प्रोजेक्ट को लिया है। अब ये एज का फंक्शन यहाँ पे क्या है, एज यहाँ पे प्रेपोजिशन के रूप में है।
एज जब कंपैरिजन के लिए आता है तो ये एडवर्ब के रूप में आता है, दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए आता है तो ये कंजंक्शन के रूप में आता है, जब किसी नाउन से पहले आता है तो ये प्रीपोजिशन के रूप में आता है। तो के रूप में इस कंडीशन के लिए आप इसको प्रीपोजिशन मानिए। तो ये एक राष्ट्रीय प्रायोरिटी, नेशनल यहाँ पे एडजेक्टिव है, प्रायोरिटी यहाँ पे नाउन है, ए डिटरमिनर है। तो ये एक राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में आपने जो लिया है, एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे आपने ले लिया, आपने टाइम भी नहीं देखा कि किस टाइम पे हम ये काम करें। एंड मोर सो, और इससे भी ज्यादा, इन द मिडस्ट ऑफ ए पेंडेमिक, आपने इस प्रोजेक्ट को एक पेंडेमिक के बीच ले लिया। इन द मिडस्ट ऑफ क्या होता है? इन द मिडस्ट ऑफ का मतलब है इन द मिडल ऑफ, के बीच में। आपने एक पेंडेमिक के बीच में, एक वैश्विक महामारी चल रही है, पूरा देश जूझ रहा है, उस समय आपने इस प्रोजेक्ट को अपना लिया। समझ रहे हो बात? तो कहने का मतलब इस इतने से सेंटेंस में, एक सेंटेंस था आपका, इस सेंटेंस में सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट सब्जेक्ट है आपका, इज यहाँ पे वर्ब है इसकी, इन द मिडस्ट ऑफ का इन द मिडल ऑफ होता है। बाकी लैंग्वेज इतने डिफिकल्ट है नहीं, बहुत आसानी से समझ में आपको आ गया होगा। तो गवर्नमेंट का, भारत सरकार का जो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो हाईली क्वेश्चनेबल है, मतलब बहुत बड़े स्तर पर क्वेश्चन उठाने योग्य है। एक राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में आपने इस प्रोजेक्ट को लिया है, किसी भी टाइम आपने प्रोजेक्ट को उठा लिया, और वो भी इससे भी ज़्यादा आपने एक पेंडेमिक के दौर में इस प्रोजेक्ट को ले लिया, तो ये हाईली क्वेश्चनेबल है। बात समझ में आ रही है कि आप कोई राष्ट्रीय प्राथमिकता डिसाइड करते हो कि देश की प्रायोरिटी फिलहाल ये है, और वो भी आप कोई भी टाइम चुन लेते हो उसके लिए। तो क्या राष्ट्रीय प्राथमिकता फिलहाल ये है कि आप इस पे फोकस करो, या फिर प्राथमिकता ये है कि अभी जो लोग मतलब बहुत ज़्यादा आवश्यकता है जिनको ऑक्सीजन की, उनकी व्यवस्था कराएं, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि वैक्सीनेशन की रेट जो है, दर है, उसको तेज़ कर दें, स्पीड तेज़ कर दें, क्या इसकी आवश्यकता नहीं है? ये कहना चाह रहा है। द प्रोजेक्ट इंक्लूड्स, प्रोजेक्ट सब्जेक्ट है भाई, यहाँ पे मैं माफी चाहूँगा, ये मैंने हाईलाइट नहीं किया, ये सब्जेक्ट प्रोजेक्ट में शामिल है। इंक्लूड्स है वो प्रोजेक्ट को देखकर आ रहा है, प्रोजेक्ट सब्जेक्ट है। प्रोजेक्ट चूंकि सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर है, तो प्रोजेक्ट में शामिल है क्या? द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शामिल है। ठीक है भाई, इस प्रोजेक्ट में क्या क्या बनेगा? एक तो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनेगी, और क्या बनेगा? नए रेजिडेंस बनेंगे, किसके? प्राइम मिनिस्टर के, और किसके? वाइस प्रेसिडेंट का। उपराष्ट्रपति का रेजिडेंस नया बनेगा, पार्लियामेंट भवन नया बनेगा, और प्राइम मिनिस्टर के लिए रेजिडेंस बनेगा। समझ रहे हो? अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, अब ये सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब ये है, इज इंडीड रिक्वायर्ड, एक नई पार्लियामेंट भवन का वास्तव में जरूरत है। लेखक कह रहा है कि ठीक है, वास्तव में जरूरत है, एक नए पार्लियामेंट भवन की जरूरत है। देखो, इज एम आर वॉज वर के बाद में आप जब कुछ लगाते हो ना, कोई भी वर्ब, तो याद रखें कि वी हैव गॉट ओनली टू ऑप्शंस, या तो आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करें या थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें। और ये इज रिक्वायर्ड है, यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, ये पास्ट पार्टिसिपल का काम करता है, तो ये आवश्यक है। एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग केस, और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग केस भी है। स्ट्रॉन्ग केस को देखकर इज आ रहा है क्योंकि एंड कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद में नया क्लोज स्टार्ट हो गया, और कोई भी उपवाक्य या कोई भी वाक्य जब देयर से स्टार्ट करते हैं तो इन्वर्जन लगता है। इन्वर्जन का मतलब है जो भी सब्जेक्ट आएगा वो बाद में आएगा, वर्ब पहले आएगी, तो स्ट्रॉन्ग केस को देखकर इज आ रहा है। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस है किस चीज का? रीऑर्गेनाइजिंग द एग्जिस्टिंग ऑफिसेज। एग्जिस्टिंग ऑफिसेज का मतलब जो ऑफिसेज फिलहाल एग्जिस्टिंग है। एग्जिस्टिंग का एक सिनोनिम लिखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम है एक्सटेंट। जो फिलहाल अस्तित्व में हैं उन बिल्डिंग्स को आप रीऑर्गेनाइज करना चाहते हो, उनको फिर से आप बनाना चाहते हो। ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस किसके हैं? केंद्र सरकार के। समझ रहे हो? तो एक नए पार्लियामेंट भवन की वास्तव में आवश्यकता है, और एक स्ट्रॉन्ग केस भी बनता है, काफी मतलब ये मजबूत केस भी बनता है किसका? कि आप एग्जिस्टिंग ऑफिसेज जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको रीऑर्गेनाइज करें। लेखक ये कहना चाहता है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट था, ये इसकी वर्ब थी, ये सब्जेक्ट था, ये इज यहाँ पे वर्ब थी, और एग्जिस्टिंग का मतलब एक्सटेंट होता है। ये तो आपने पहली स्लाइड में देखा। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। हाउएवर, हालांकि, ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। अब ये जो पहले वाली बात बताई है उसका यहाँ पे विरोधाभासी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो लेखक कह रहा है कि ठीक है, मान लिया बहुत ज़रूरत है, मान लिया कि अभी आपको ऐसा करने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी द आर्किटेक्चर एंड टाइम लाइन्स ऑफ द रीडेवलपमेंट, जो आपने यहाँ पे आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर क्या होता है? शिल्पकारी। ठीक है, आर्किटेक्चर कलाकारी, शिल्पकारी, एंड टाइम लाइन्स ऑफ द रीडेवलपमेंट। और आपने जो रीडेवलपमेंट की टाइमलाइन चुनी है ना, कि ठीक है, जरूरी तो है आप पार्लियामेंट भवन बनाओ, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं उनको रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे जो आर्किटेक्चर और टाइमलाइंस जो हैं रीडेवलपमेंट की, आपने इनको रीडेवलप करने का जो एक बीड़ा उठाया है, उसकी जो टाइमलाइन चुनी है, जो समय चुना है, जो आर्किटेक्चर चुना है, एज इट इज हैपनिंग नाउ,
एज यहां पे बिकॉज, क्योंकि इट इज हैपनिंग, ये यहां पे कंजंक्शन है क्योंकि इसका सब्जेक्ट दे रखा है। एज इट इज हैपनिंग नाउ आर लेस अबाउट द नीड एंड मोर अबाउट एन इंपीरियस ऑब्सेशन विद ग्रेंजर। काफी सारे वर्ड्स हैं। इंपीरियस का मतलब क्या है? डोमिनियरिंग, ऑथोरिटेटिव, डेस्पोटिक। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है निरंकुश, तानाशाहीपूर्ण। ठीक है, इंपीरियस का मतलब है डोमिनियरिंग, ऑथोरिटेटिव, डेस्पोटिक, एडजेक्टिव है, इसका मतलब तानाशाहीपूर्ण। ऑब्सेशन का मतलब होता है सनक, धुन या जुनून। आपके सर पे एक ही जुनून सवार है कि मुझे तो ये काम करना है। कई बार होता है ना कि मुझे तो यही चीज़ चाहिए, आपको 24/7 24 घंटे 7 दिन आपको एक ही चीज़ नज़र आती है, तो वो आपके दिमाग में ऑब्सेशन है। इसके लिए बहुत ही अच्छा सा एक फ्रेज है, बी इन योर बॉनेट। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बी इन योर बॉनेट, इसका मतलब होता है ऑब्सेशन। प्रीऑक्यूपेशन या मैनिया भी इसको कह सकते हैं। आप किसी चीज़ को लेकर मैनियक हैं, इसका मतलब आपके सर पर वो जुनून सवार है, आपको उसकी सनक है। ग्रेंजर, इसको ग्रेंजर पढ़ते हैं, नाउन है ये। स्प्लेंडर, मैजेस्टी, मैग्निफिसेंस, भव्यता को बोलते हैं। ठीक है, भव्यता, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ की शानो शौकत जो होती है, शानदार होने का जो स्थिति है, उसको ग्रेंजर कहा जाता है। अब देखो ट्रांसलेशन क्या हुआ इसका भी। हालांकि जो आर्किटेक्चर और टाइमलाइन जो है रिडेवलपमेंट के, क्योंकि ये जो चीज़ हो रही है ना, ये अब घटित हो रही है। आर लेस, अब ये आर जो है वो इसको देखकर बोल रहे हैं, आर्किटेक्चर और टाइमलाइंस को देखकर। ये जो है लेस अबाउट द नीड, अब इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल भाई, आवश्यकता तो कम है। एंड मोर अबाउट, और ज्यादा चीज क्या है यहां पे? एन इंपीरियस ऑब्सेशन विद ग्रेंजर। अभी दिमाग में धुन सवार है, आप एक निरंकुश शासक की तरह, एक डेस्पोटिक पर्सन की तरह, आपके दिमाग पे धुन सवार है कि आपको शानो शौकत चाहिए, आपको कंफर्ट चाहिए, आप बहुत बड़े, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में प्रवेश करना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ यहां पे कहा गया है। ठीक है, तो हालांकि जो आर्किटेक्चर और टाइमलाइन से रिडेवलपमेंट की, पहले ये हालांकि इसलिए लगाया क्योंकि पहले इसने कहा था कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है बनाइए आप, इसलिए यहां पे विरोध करना चाह रहा लेखक, इसलिए इसने हावेवर का प्रयोग किया। जो आर्किटेक्चर और टाइमलाइन से रिडेवलपमेंट की, क्योंकि ये घटित अब हो रहा है, एज इट इज हैपनिंग नाउ, जैसा कि अब घटित हो रहा है, आर लेस अबाउट द नीड, अब ये इस चीज के बारे में कम है कि आवश्यकता ज्यादा है, इसकी आवश्यकता तो है कम। फिलहाल जो आप निर्माण कार्य करवा रहे हो ना, ये इसकी आवश्यकता तो है कम, बल्कि ज़्यादा यहाँ पे ये नज़र आता है कि आपके दिमाग में सनक है, धुन सवार है, जुनून है, भव्यता की, शानो शौकत की। और ये जुनून कैसा है? इंपीरियस है, निरंकुश है, किसी का इस पर अंकुश लग नहीं सकता, कोई आपको कंट्रोल कर नहीं सकता। ठीक है, द आयरनी इज दैट, आयरनी नाउन है भाई, क्योंकि दैट डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर के बाद जो शब्द होता है वो नाउन होता है। आयरनी का मतलब व्यंग्य होता है, व्यंग्य का मतलब एक विरोधाभास, एक जो भी चीज कही गई है उसका ऑपोजिट मीनिंग निकलना, उसे कहते हैं आयरनी। अब व्यंग्य यहां पे ये है, आयरनी यहां पे ये है, विडंबना ये है, इज दैट। अब ये आयरनी को देखकर इज है, दैट कॉलोसस बिल्ट, कॉलोसस का मतलब होता विशाल, ह्यूज, बहुत बड़ा, बिल्ट का मतलब जो ये निर्माण कार्य चल रहा है। ठीक है, अमिड द रूइंस ऑफ अ पेंडेमिक, अमिड का मतलब के बीच, रूइंस का मतलब, रूइंस एक तो होता है खंडर, एक रूइंस का मतलब तबाही मचा रखी है इस पेंडेमिक ने, उस बीच में आप इतना बड़ा ये बिल्डिंग बना रहे हो। कुड टर्न आउट टू बी, तो ये जो कोलोसस बिल्ट है, ये भव्य जो आप ये बहुत बड़ा ये बिल्डिंग बना रहे हो, ये यहाँ पे कुड, ये पॉसिबिलिटी बताएगा कि हो सकता है। टर्न आउट, टर्न आउट का मतलब लिख लो, इसका मतलब होता है इमर्ज, या फिर कर सकते हो ट्रांसपायर, घटित होना, सामने आना। तो ये हो सकता है कि ये निकल कर आए किस रूप में? टू बी अ मॉन्यूमेंट, कि एक ऐसा स्मारक, ऐसा मॉन्यूमेंट, ऐसी बिल्डिंग आप बना रहे हो, टू द गवर्नमेंट्स डिसरिगार्ड फॉर पब्लिक गुड, कि ऐसा लगेगा कि ये सरकार जो है ये यहाँ पे डिसरिगार्ड कर रही है, ये एक सरकार यहाँ पे अपमान कर रही है। डिसरिगार्ड का मतलब इंसल्ट, और किसका? पब्लिक गुड का। पब्लिक गुड का मतलब है लोकहित, ठीक है, लोगों का वेलफेयर, लोगों के लिए अच्छा करना, उसका अपमान ये कर रहे हो। तो ये विडंबना ये है यहाँ पे कि जो कोलोसस बिल्ट है, ये जो बहुत बड़ा आप ये निर्माण कार्य चला रखा है आपने, ये यहाँ पे अमिड द, अब ये बिल्ट जो है ना, ये एक्चुअल में नाउन के रूप में आ रहा है और ये बिल्डिंग का काम कर रहा है। ये भव्य जो बहुत बड़ा भवन बना रहे हो आप, 20,000 करोड़ की लागत में, लगभग 3.5 किलोमीटर के फैलाव में ये बन रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, और वो भी इस बीच में कि इस पेंडेमिक ने, इस वैश्विक महामारी ने तबाही मचा रखी है। ये डिस्ट्रक्शन का मीनिंग दे रहा है रूइंस यहाँ पे,
ये यहां पे क्या कर सकता है, ये यहां पे इस रूप में सामने आ सकता है, टू बी अ मॉन्यूमेंट टू द गवर्नमेंट्स डिसरिगार्ड फॉर पब्लिक गुड, की ये मॉन्यूमेंट जो है ये सरकार के द्वारा एक पब्लिक गुड की इंसल्ट है, लोगों का हित नहीं देख रही सरकार, ये खुद का हित देख रही है, ऐसा निकल कर आएगा, ऐसा सामने दिखेगा। ठीक है, आगे देखिए, द मिसप्लेस्ड डिटर्मिनेशन। मिसप्लेस्ड का मतलब क्या है, मिसप्लेस्ड से मतलब है मिसगाइडेड, मिसप्लेस्ड से मतलब क्या है, मिसगाइडेड। डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है, दृढ़ निश्चय। अब अगर इसमें देखो पार्ट ऑफ स्पीच तो ये डिटर्मिनर है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, क्योंकि देखो आगे तो प्रेपोजिशन लग गया। डिटर्मिनर के बाद में आप देखेंगे आगे तो पहला एडवर्ब मिलेगा, दूसरा एडजेक्टिव मिलेगा, तीसरा नाउन मिलेगा। ठीक है, अब चूंकि दो ही हैं आगे तो प्रेपोजिशन लग गया, तो दो हैं तो पहला एडजेक्टिव है फिर दूसरा नाउन है। तो ये जो मिसगाइडेड डिटर्मिनेशन, आपका दृढ़ निश्चय तो है लेकिन ये मिसगाइडेड है, किसी ने आपको बहका दिया, ऐसा डिटर्मिनेशन है ऑफ द सेंटर, केंद्र सरकार का, टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बिफोर द नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन इन 2024। तो क्या मिसगाइडेड डिटर्मिनेशन है, केंद्र सरकार का दृढ़ निश्चय क्या है, दृढ़ निश्चय तो है लेकिन मिसगाइडेड है, किसी ने बहका दिया आपको, क्या चीज, कि सरकार यहां पे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहती है, किससे पहले, बिफोर द नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन इन 2024, जो अगला लोकसभा चुनाव होगा 2024 का, उससे पहले कंप्लीट करना चाहती है। तो ये जो डिटर्मिनेशन है ना, इज कैरेक्टरिस्टिक, ये यहां पे विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब विशेषता, किसकी, ऑफ द शोमैनशिप। शोमैनशिप का मतलब क्या होता है, शोमैनशिप पहली बात तो नाउन है, क्योंकि देखो डिटर्मिनर के बाद में आ रहा है। ठीक है, अब शोमैनशिप का मतलब है कि आप में एक गुण है, आप किसी चीज को बहुत ही आकर्षक तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, वो शोमैनशिप है ना। और ये मोदी जी में ये गुण दिखाई पड़ता है, मोदी जी जो है किसी भी चीज को बड़े अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट करते हैं, इसलिए कहा गया है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये एक विशेषता है, किस चीज की, शोमैनशिप की। दैट हैज बी फॉलन गवर्नेंस इन इंडिया, वो शोमैनशिप, अब दैट रिलेटिव प्रोनाउन है जो शोमैनशिप के लिए आ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन बीच में आता है सेंटेंस के, और दैट के अलावा देखो हु भी आ सकता है, हु भी आ सकता है, और विच भी आ सकता है, दैट भी आ सकता है, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। इनका काम क्या होता है, अपने से पहले वाले शब्द को रिलेट करना, इसे ग्रामर की भाषा में हम एंटेसिडेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो शोमैनशिप है, दैट हैज बी फॉलन गवर्नेंस इन इंडिया। बी फॉलन क्या है, देखो यहाँ पे बी फॉल की थर्ड फॉर्म है, बी फॉल फिर बी फैल आएगा, FELL कर दोगे सेकेंड फॉर्म, और बी फॉलन थर्ड फॉर्म। इसका मतलब हैपन टू, किसी चीज के साथ घटित होना, ट्रांसपायर इन, मटीरियलाइज इन, ठीक है, घटित होने का अर्थ देता है। तो वो शोमैनशिप जो यहां भारत में गवर्नेंस में दिखता है, ठीक है, भारत में जो शासन चल रहा है, भारत में जो सरकार चल रही है, उसमें शोमैनशिप दिखती है। बट देयर इज नो जस्टिफिएबल अर्जेंसी। जस्टिफिएबल का मतलब होता है भाई सेंसिबल, कि कोई चीज समझदारी पूर्ण, जिसको आप जस्टिफाई कर सको, जिसको आप उचित ठहरा सको, उसको बोलते हैं जस्टिफाई करना। जस्टिफिएबल एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि देखो ABLE जुड़ रखा है, तो ABLE एंडिंग वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं। अर्जेंसी नाउन, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करता है। और ये नो जो है वो डिटर्मिनर है, नोट जो होता है वो एडवर्ब होता है, याद रखना। नो और नॉट में डिफरेंस ये है कि नोट जो होता है वो तो एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है, और नो जो होता है वो एडजेक्टिव मतलब डिटर्मिनर होता है। ठीक है, नो है वो डिटर्मिनर है, इसीलिए देखो यहाँ पे अब आप पूछोगे सर डिटर्मिनर एडजेक्टिव के पहले तो एडवर्ब आता है, लेकिन डिटर्मिनर जो होता है ना सबसे पहले पोजीशन में आता है किसी भी सेंटेंस में, उसके बाद एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन। लेकिन ये डिटर्मिनर है तो एडवर्ब नहीं है, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। देयर से स्टार्ट हो गया, क्योंकि बट देखो कंजंक्शन है, देयर से स्टार्ट हो गया तो इन्वर्जन है। नो जस्टिफिएबल अर्जेंसी, इस अर्जेंसी को देखकर इज आ रहा है, क्योंकि नाउन को देखकर आ रहा है, सब्जेक्ट को देखकर आ रहा है। लेकिन यहां पे कोई ऐसी अर्जेंसी है नहीं कि ऐसी कोई आप जिसको सही ठहरा सको, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। इन रेजिंग, रेज का मतलब क्या है, डिस्ट्रॉय, डिमोलिश, टेयर डाउन, मतलब नष्ट कर देना, डहा देना। किसी बिल्डिंग को आप डहा दो, नीचे गिरा दो, उसको बोलते हैं क्या, रेज। तो कोई अर्जेंसी नहीं है किस चीज की, कि आप रेजिंग टू द ग्राउंड अ रो ऑफ बिल्डिंग्स की, बहुत बड़ी कतार है, रो मतलब कतार बिल्डिंग्स की, उनको आप जमीन पर ला दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एंड देन रीबिल्डिंग, और फिर उनको आपस से बिल्ड करवाओ, फिर से बनाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है ऐसी। फिर समझ लो, कह रहा है कि भाई जो ये मिसगाइडेड डिटर्मिनेशन है सरकार का,
सरकार चाहती है 2024 के चुनावों से पहले ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया जाए। तो ये जो डिटर्मिनेशन है, ये विशेषता है किसकी, शोमैनशिप की, कि सरकार कुछ मतलब यहाँ पे 2024 के जब चुनाव होंगे तो लोगों को लुभाना चाहती है, बताना चाहती है। और ये जो शोमैनशिप है ना, ये भारत में गवर्नेंस के अंदर दिखाई दिया है, ये घटित हुआ है। लेकिन ऐसी कोई जस्टिफिएबल अर्जेंसी नहीं है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इतनी बड़े संख्या में बिल्डिंग्स को ढहाओ और फिर से बनाओ। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, एडवर्ब है ये, क्योंकि जब टाइम बताते हो, टाइम बताने का काम एडवर्ब करता है, तो इसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहा जा सकता है। पिछले सप्ताह 76 स्कॉलर्स, आर्टिस्ट, राइटर्स, क्यूरेटर्स एंड म्यूजियम प्रोफेशनल्स, 76 विद्वान, आर्टिस्ट, कलाकार, राइटर्स, लेखक, क्यूरेटर्स, क्यूरेटर्स क्या होता है, म्यूजियम को जो देखरेख करता है ना, उसको क्यूरेटर बोलते हैं, ठीक है। एंड म्यूजियम प्रोफेशनल्स, और म्यूजियम में जो प्रोफेशनल्स हैं, जो भी वहाँ पे स्टाफ वगैरह हैं, तो ये जो लोग थे, पुट द स्पॉटलाइट ऑन। पुट द स्पॉटलाइट ऑन का मतलब है किसी चीज़ को फोकस में रखना, किसी चीज़ पर ध्यान, मतलब कहीं किसी का ध्यान खींचकर कहीं पर लगा देना। भाई पुट मतलब रखना, स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति कोई स्टेज पर डांस कर रहा है तो उस पर स्पॉटलाइट डाली जाती है, केवल वो डांसर ही दिखता है, बाकी चारों तरफ की चीज़ें नहीं दिखती, उसको बोलते हैं स्पॉटलाइट डालना। इसका मतलब उसी को आकर्षण का केंद्र बनाना। तो पिछले सप्ताह क्या हुआ कि इन 76 लोगों ने स्पॉटलाइट डाली ऑन अ पर्टिकुलरली कंसर्निंग एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। किस पर स्पॉटलाइट डाली, पर्टिकुलरली, विशेष रूप से, कंसर्निंग मतलब चिंताजनक, एस्पेक्ट का मतलब पहलू, एस्पेक्ट का मतलब फैसेट, पहलू ऑफ द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के। द क्यों लग रहा है, क्योंकि हम पता है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, तो कोई नाउन से अगर उसके डेफिनेट होने की जानकारी मिलती है, देन वी हैव टू अप्लाई द बिफोर दैट नाउन, ठीक है। तो कह रहे हैं कि पिछले सप्ताह 76 स्कॉलर्स, आर्टिस्ट, राइटर्स, क्यूरेटर्स एंड म्यूजियम प्रोफेशनल्स ने स्पॉटलाइट डाली किस पर, विशेष रूप से चिंताजनक पहलू पर। द नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया, द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ द आर्ट्स एंड द नेशनल आर्काइव्स एनेक्स। ये एनेक्स क्या होता है, वैसे तो देखो नाम है सारे, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी समझिए। एनेक्स जो होता है वो, अगर कोई मान लो रूम है और वो जुड़ा हुआ है किसी बड़े रूम से, तो वो कहलाएगा एनेक्स। तो छोटी बिल्डिंग जो जुड़ी हुई है किसी बड़े बिल्डिंग से, वो कहलाएगी एनेक्स। आर्काइव क्या होता है, आर्काइव का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहां पर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, जहां पे ऐतिहासिक दस्तावेजों को रखा जाता है, उसको बोलते हैं आर्काइव, याद रखना इसको। तो कह रहा है कि भाई नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया, ये बिल्डिंग का नाम है। दूसरा, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ द आर्ट्स, जिसको IGNCA भी कहा जाता है, और नेशनल आर्काइव्स एनेक्स। 3 बिल्डिंग्स हो गई। आर सेट टू बी डिमोलिश्ड, तो ये तैयार हैं, इनको डिमोलिश किया जाना है। सेट मतलब ये रेडी हैं, किस चीज़ के लिए, डिमोलिश होने के लिए। पैसिव वॉइस है, इनको डिमोलिश किया जाएगा, किसी के द्वारा किया जाएगा, इसलिए इसने बी के साथ थर्ड फॉर्म लगा दिया, पैसिव बना दिया। टू मेक वे फॉर न्यू बिल्डिंग्स, और किस लिए डिमोलिश किया जाएगा, ताकि नई बिल्डिंग्स बन सके। मेक वे फॉर का मतलब होता है भाई आपने अगर इन बिल्डिंग्स को ढहाया तभी तो नई बिल्डिंग्स बनेगी, मतलब ये आगे का मार्ग प्रशस्त करेगा। मेक मतलब बनाना, वे मतलब रास्ता, फॉर मतलब के लिए। तो ये इनको ढहाया इसलिए जाएगा कि नई बिल्डिंग्स का रास्ता तैयार हो सके, ठीक है, इनको ढहाकर नई बिल्डिंग बनाई जा सके। दीज एक्सपर्ट्स, ये एक्सपर्ट्स, अब ये दीज क्यों लगाया, क्योंकि हमने 76 स्कॉलर्स, आर्टिस्ट, क्यूरेटर्स, म्यूजियम प्रोफेशनल्स की बात की थी, इसलिए ये दीज एक्सपर्ट्स है। तो ये एक्सपर्ट जो है ना, अब ये दीज जो है वो आपका हो गया है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मैं ये इसलिए बताता रहता हूं ताकि थोड़ा थोड़ा आप समझेंगे, तो हो सकता है कि किसी के मन में ये हो कि मुझे अंग्रेजी पढ़ानी है, तो उसको भी समझ में आ जाए कैसे इसको डील करना है। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ना हो कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, लेकिन तभी हो सकता है जब आगे नाउन नहीं होता। लेकिन चूंकि इसके आगे नाउन दे रखा है इसलिए इसको कहा जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो कह रहा है कि दीज एक्सपर्ट्स, ये जो एक्सपर्ट्स हैं, हैव कॉल्ड फॉर, कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, लिख लेना, ठीक है। ये जो कॉल फॉर है इसके बराबर आप रख सकते हैं आस्क फॉर, इसके बराबर आप रख सकते हैं डिमांड। तो इनका मतलब है मांग करना, डिमांड करना। तो ये जो एक्सपर्ट्स हैं इन्होंने डिमांड की है, किस चीज की, एन इमीडिएट सस्पेंशन, इमीडिएट तुरंत सस्पेंशन, रोक देने की क्रिया ऑफ द प्रोजेक्ट। इन्होंने कहा कि भाई तुरंत रोक दो प्रोजेक्ट को,
ये जो 76 स्कॉलर्स थे, क्यूरेटर्स थे, आर्टिस्ट थे, राइटर्स थे, म्यूजियम प्रोफेशनल्स थे, इन्होंने डिमांड रखी कि भी तुरंत रोक दिया जाए। इमीडिएट यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, सस्पेंशन नाउन होगा। एंड वाइड पब्लिक कंसल्टेशंस, और आगे इन्होंने कहा कि बड़े स्तर पर लोगों से चर्चा करो, पब्लिक लोगों से कंसल्टेशन चर्चा करो, ऑन द पाथ अहेड, इस रास्ते पर, अहेड आगे, मतलब इस मुद्दे पर आगे चलकर आप लोगों से बड़े स्तर पर विचार विमर्श भी करो, ये भी इन्होंने कहा। देयर आर वैलिड कंसर्न्स, अभी वैलिड है वो एडजेक्टिव है, कंसर्न्स नाउन है, और वैलिड कंसर्न्स को देखकर आर, ये कंसर्न्स को देखकर आर है क्योंकि देयर से स्टार्ट है, देयर से स्टार्ट है इसलिए इन्वर्जन है। वैलिड का मतलब बिल्कुल सही है, उचित है, एप्रोप्रिएट है, कंसर्न्स का चिंताएं, तो कह रहे ये जो चिंताएं हैं ना, जो कंसर्न्स हैं, तो ये सब वरीज हैं, वो सब क्या हैं, वैलिड हैं। अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ द कलेक्शंस, किस कारण से, किस बारे में चिंताएं हैं, इस बारे में कि कंजर्वेशन संरक्षण होता है, कंजर्व करने का प्रोसेस होता है, कंजर्व नाउन होता है, कंजर्वेशन नाउन, कंजर्व वर्ब होती है, कंजर्वेशन नाउन होता है। और संरक्षण का मतलब ये होता है कि कोई चीज जिस हालत में है उसको वैसे ही मेंटेन करें आप, वो होता है कंजर्वेशन। तो यहां पे चिंताएं हैं वो वाजिब हैं, किसको लेकर, कंजर्वेशन को लेकर। कंजर्वेशन किसका, कलेक्शंस, जो भी संग्रह है उसको लेकर। संग्रह कहां पर, हाउस्ड एट दीज सेंटर्स, ये तो सेंटर्स बताए हैं ना, ये देखो नाम बताए थे 3, इनको हटाना है, इनको डहाना है, इन्हीं की बात कर रहा है। तो इन सेंटर्स में जो भी कलेक्शंस हैं, जो भी संग्रह हैं, हाउस्ड का मतलब इसके अंदर जो रखे हुए हैं, ठीक है। हाउस वैसे तो मकान होता है, लेकिन हाउस का मतलब, हाउस काम क्या करता है, हाउस के अंदर हम लोग रहते हैं, तो वही चीज इससे वर्ब बना दिया गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी इन सेंटर्स के अंदर जो भी कलेक्शंस रखे हुए हैं ना, उनके कंजर्वेशन के बारे में जो चिंताएं हैं वो बिल्कुल वैलिड हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये दीज है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया फिर से, क्योंकि आगे नाउन दे रखा है। रीलोकेशन ऑफ द ट्रेजर्स, ट्रेजर्स का मतलब, ट्रेजर क्या होता है, ट्रेजर्स का मतलब खजांची, जो कि खजाने की देखरेख करता है, या फिर जो खजाना वहां पे है उसको बोला है। तो कह रहा है कि रीलोकेशन, आप जो भी खजाना है उसको रीलोकेट करना चाहते हो, जो भी उसके अंदर रखा है उनको आप कहीं दूसरी जगह पे रखना चाहते हो। रीलोकेट, री का मतलब पुनः, लोकेट का मतलब कोई जगह है जहां पे रखना चाहते हो। तो इन चीजों को दोबारा आप रखना चाहते हो कहीं दूसरी जगह पे ले जाके। और ये किसकी बात कर रहा है, कहां का ट्रेजर की बात कर रहा है, जो नेशनल म्यूजियम में है। आर्काइवल रिकॉर्ड्स, आर्काइव से संबंधित, एडजेक्टिव हो गया। आर्काइव क्या बताया था, ए प्लेस वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर प्लेस्ड, ठीक है। ये एक वन वर्ड भी एसएससी में पूछ लिया जाता है। एक ऐसा स्थान जहां पे ऐतिहासिक दस्तावेज रखे जाते हैं उसको आर्काइव बोलते हैं। आर्काइवल रिकॉर्ड्स का मतलब है ऐसे रिकॉर्ड्स जो कि आर्काइव से संबंधित है। तो आर्काइवल यहां पे एडजेक्टिव का काम करेगा। तो कह रहे ट्रेजर्स जो हैं नेशनल म्यूजियम में, उनका रिलोकेशन। आर्काइवल रिकॉर्ड्स जो हैं नेशनल आर्काइव्स में, उनका मतलब रिलोकेशन। और मैन्यूस्क्रिप्ट होता है हस्तलिखित, कोई भी हस्तलिखित पुस्तकें हैं, हस्तलिखित कोई रिकॉर्ड हैं। होल्डिंग्स का मतलब जो आप ओन करते हैं, जो आप अपने पास रखते हैं, उसको बोलते हैं होल्डिंग, जो आपके कंट्रोल में है, आपके स्वामित्व में है, आपका जिस पर मालिकाना हक है वो होल्डिंग्स हैं। जैसे शेयर होल्डिंग होती है किसी कंपनी के अंदर, तो वो होल्डिंग है। तो ये सब चीजें हैं ना। एक तो नेशनल म्यूजियम में जो ट्रेजर्स हैं उनका रिलोकेशन, आर्काइवल रिकॉर्ड जो है नेशनल आर्काइव्स में उनका रिलोकेशन, और जो मैन्यूस्क्रिप्ट होल्डिंग्स हैं उनका रिलोकेशन। और ये कहां पे है मैन्यूस्क्रिप्ट होल्डिंग्स, आईजीएनसीए का बता रखा था पीछे, नाम क्या था, कैन बी एन एक्सट्रीमली चैलेंजिंग टास्क। तो ये जो रिलोकेशन है, इनको वापस से किसी और जगह पे ले जाकर रखना जो है वो हो सकता है बहुत ही चैलेंजिंग टास्क। ये हो सकता है एंड डिटर्मिनर, एक्सट्रीमली एडवर्ब, चैलेंजिंग एडजेक्टिव, ये नाउन आपका, ठीक है। तो ध्यान रखो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है, सबसे पहले डिटर्मिनर आता है, उसके बाद में एडवर्ब आता है, फिर एडजेक्टिव आता है, फिर नाउन आता है। तो ये बहुत ही मुश्किल टास्क है। इवन का मतलब भी, ड्यूरिंग, इस दौरान भी, ये स्ट्रेस डालने के लिए, इंफेसिस डालने के लिए इवन का प्रयोग एडवर्ब के रूप में किया गया है। ऑर्डिनरी टाइम्स, कि मान लो समय बहुत साधारण होता, सामान्य हालात होते, उस स्थिति में भी इन सब चीजों को रिलोकेट करना, इधर से उठाकर उधर रखना बड़ा ही मुश्किल काम है। अब तो दौर ही कुछ असाधारण चल रहा है, अब तो आपातकालीन स्थितियां हैं, उसमें आप ये काम कर रहे हो। इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन। अब लेखक कह रहा है कि भाई ये एक बहुत ही जटिल प्रोसेस है, ये एक जो ऑपरेशन है, ये जो काम कर रहे हो आप, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है।
दैट रिक्वायर्स, और ये जो ऑपरेशन है उसके लिए दैट आ गया, इसके लिए जरूरत है तो ऑपरेशन को देखकर रिक्वायर्स, ऑपरेशन सिंगुलर तो रिक्वायर्स सिंगुलर वर्ब। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, कॉम्प्लेक्स मतलब डिफिकल्ट, बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, और इसके लिए जरूरत है किसकी, डिटेल्ड प्लानिंग, कि काफ़ी गहन तरीके से आप योजना बनाएं, प्लानिंग योजना बनाएं। कैसी योजना, डिटेल्ड, बड़े डिटेल में बनाएं। एंड एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज स्किल या प्रावेश को बोलते हैं कुशलता, और आप बड़ी कुशलता से योजना बनाएं, इसके लिए कुशलता की जरूरत है। सच चेंजेस, सच के बाद में जब भी नाउन लगाते हो तो या काउंटेबल हो तब बता रहा हूं, काउंटेबल नाउन हो तो या तो आप प्लूरल लगा दो, या अगर काउंटेबल है और सिंगुलर है तो उससे पहले ए या एन लगा दो। तो सच चेंजेस अराउंड प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस, प्रीमियर का मतलब जो ये उच्च कोटि की, ये जो बहुत ही प्रमुख इंस्टीट्यूशंस हैं, अराउंड का मतलब इर्द गिर्द, तो ऐसे जो बदलाव आप कर रहे हो ना प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में, प्राइम मिनिस्टर का रेजिडेंस अलग बना रहे हो, वाइस प्रेसिडेंट का बिल्डिंग अलग बना रहे हो, पार्लियामेंट बिल्डिंग नहीं बना रहे हो, तो ये जो बदलाव आप कर रहे हो, तो ये सब चेंजेस जो हैं टेक प्लेस, ये जगह लेते हैं, मतलब ये अस्तित्व में आते हैं ओनली आफ्टर वाइड कंसल्टेशंस। कब आते हैं भाई, बहुत ज़्यादा विचार विमर्श के बाद, बहुत ज़्यादा कंसल्टेशंस के बाद, इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेखक कह रहा है दुनिया के किसी भाग में चले जाओ, किसी भी हिस्से में चले जाओ, अगर इतना बड़े बदलाव करने हो ना प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में, तो बहुत कंसल्टेशन होता है उसको लेकर। एंड सर्टेनली नॉट इन द ओपेक एंड कैवेलियर मैनर, और निश्चित रूप से ऐसा नहीं होता है। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, ट्रांसपेरेंट का ऑपोजिट है, दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, उसे कहते हैं ओपेक। कैवेलियर क्या होता है, कैवेलियर का मतलब होता है एक इनडिफरेंट टाइप का रवैया, आप किसी को लेकर चिंतित नहीं है, कंसर्न्ड नहीं है, आपको लेना देना नहीं है, उसे बोलते हैं कैवेलियर। ठीक है, तो देखो इनडिफरेंट, कैजुअल, एरोगेंट भी बोलते हैं, घमंडपूर्ण भी बोलते हैं। एज इज बीइंग प्लान्ड हियर, जैसा कि यहां पर प्लान किया जा रहा है। इज बीइंग प्लान्ड पैसिव वॉइस है कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो इस जैसा कि यहां प्लान किया जा रहा है। तो कह रहे निश्चित रूप से ऐसा जो काम करना है, ऐसे बदलाव लेकर आना है प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में, ये किस दिन दुनिया के किसी भी हिस्से में बड़े कंसल्टेशंस के बाद होते हैं, और निश्चित रूप से इस तरीके से तो नहीं होते, अपारदर्शितापूर्ण तरीके से और इनडिफरेंट तरीके से, जैसा कि आप यहां कर रहे हो। आर्टिफैक्ट्स एट द नेशनल म्यूजियम स्टिल लैक अ कंप्लीट इन्वेंट्री। आर्टिफैक्ट का मतलब वैसे तो मैन मेड होता है ना, जो मानव निर्मित था उसको बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स। अब यहां पे एक्चुअल में क्या मतलब हो गया, आर्टिफैक्ट्स एट द नेशनल म्यूजियम स्टिल लैक ए कंप्लीट इन्वेंट्री। एक तो देखो स्टिल का मतलब ये एडवर्ब है, इसका मतलब इवन नाउ है, अभी भी। इन्वेंट्री का मतलब लिस्ट है, रजिस्टर है। आर्टिफैक्ट्स जो हैं नेशनल म्यूजियम में स्टिल लैक ए कंप्लीट इन्वेंट्री, मतलब जो बना रहे हैं ना इसको, उनके पास एक तो पूरी की पूरी कंप्लीट इन्वेंट्री नहीं है, इनके पास कोई लिस्ट नहीं है, कोई रजिस्टर नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। और द एक्सपर्ट्स हैव पॉइंटेड आउट, पॉइंट आउट का मतलब क्या होता है, पॉइंट आउट का मतलब होता है इशारा करना। जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इशारा किया है, चिन्हित करते हुए। फ्लैग का मतलब क्या है, ये काफी बार आ चुका है इसलिए मैंने यहां पे लिखा नहीं इसको, मार्क करना। फ्लैग का मतलब है मार्क करना, चिन्हित करते हुए द रिस्क ऑफ लॉस और मिसहैंडलिंग्स, कि हो सकता है कि अगर आप यहां पे कुछ इधर से उधर कर रहे हो तो कुछ चीजों का नुकसान हो जाए, मिसहैंडलिंग हो जाए, इसका रिस्क भी है। ठीक है, तो कह रहे हैं नेशनल म्यूजियम में, नेशनल म्यूजियम जो है वहाँ पे अभी भी कंप्लीट इन्वेंट्री नहीं है, पूर्ण स्तर की कोई लिस्ट नहीं दे रखी इनको। एक्सपर्ट्स ने ये पॉइंट आउट किया है, क्या चिन्हित करते हुए, रिस्क बताते हुए कि भी रिस्क है लॉस और मिसहैंडलिंग की, इसको चिन्हित करते हुए, इसको मार्क करते हुए। द सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, अब लेखक कह रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है इज क्लियरली बीइंग इंप्लीमेंटेड, पैसिव वॉइस हो गया, फिर देखो इज बीइंग थर्ड फॉर्म आ रही है, तो इसको किया जा रहा है क्लियरली, यहाँ पे एडवर्ब है, एलवाई एंडिंग वर्ड जनरली एडवर्ब होते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये स्पष्ट रूप से लागू किया जा रहा है इन हरी, ये एक फ्रेज याद रखना, यहाँ पे हरी से पहले ए आएगा ही आएगा, ये निश्चित है। अब यहाँ पे कोई कारण नहीं आप पूछो कि हरी है वो काउंटेबल है कि नहीं है, ये एक निश्चित फिक्स्ड फ्रेज है, इसको याद रखना है आपको। जैसे मेक अ नॉइज होता है, टेल अ लाई होता है, टू अ टी होता है, वैसे ही इन हरी होता है, याद रखेंगे, इन हरी नहीं होगा, इन हरी होगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो स्पष्ट रूप से इंप्लीमेंट किया जा रहा है जल्दीबाजी में। द गवर्नमेंट्स इंटॉलरेंस, इंटॉलरेंस क्या होता है, असहनशीलता, उसको बोलते हैं इंटॉलरेंस। तो गवर्नमेंट की जो असहनशीलता है किसको लेकर, टुवर्ड्स एनी पब्लिक स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनी का मतलब है इंस्पेक्शन, परयूजल, स्कैन, कि कोई भी लोग जानना चाहते हैं,
है ना, कोई पब्लिक स्क्रूटिनी हो, सार्वजनिक रूप से इसकी जांच हो, लोग जानना चाहे तुम क्या बना रहे हो, तो ये गवर्नमेंट मतलब सहन नहीं कर पाती। गवर्नमेंट से कुछ पूछ लो ना कि तुम कर क्या रहे हो, तो गवर्नमेंट को ये सहन नहीं होता, इसको बोला है इनटॉलरेंस। तो गवर्नमेंट की जो असहनशीलता है किसको लेकर, किसी पब्लिक जांच को लेकर, जांच किसकी, इस प्रोजेक्ट की, इज सच दैट, वो कुछ ऐसी है। तो इनटॉलरेंस कैसी है, ऐसी है कि इवन फोटोग्राफी ऑफ द कंस्ट्रक्शन इज नाउ बैंड, कि यहां तक कि अब जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसकी फोटोग्राफी को भी बैन कर दिया गया है, वो अब तो निषेध है, प्रतिबंधित है, आप फोटो भी नहीं खींच सकते वहां जाके, इतनी असहनशीलता है। द कंट्री इज फेसिंग एन अनप्रेसिडेंटेड हेल्थ क्राइसिस। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है दैट हैज नॉट हैपेंड अर्लियर, दैट हैज नॉट हैपेंड अर्लियर, जो पहले कभी घटित नहीं हुआ उसे कहा जाता है अनप्रेसिडेंटेड। हेल्थ क्राइसिस का मतलब हो गया स्वास्थ्य संकट। तो देश जो है वो सामना कर रहा है किसका, एक अभूतपूर्व स्वास्थ्य संकट का। ऐसा स्वास्थ्य का संकट कभी नहीं आया देश के सामने। द रिपल इफेक्ट्स, रिपल इफेक्ट का मतलब होता है ये श्रृंखलाबद्ध प्रभाव होता है, इसको हिंदी में लिखना श्रृंखलाबद्ध प्रभाव, रिपल इसको बोलते हैं, है ना, ऐसे। तो इफेक्ट का मतलब कोई भी चीज यहां है तो इसका प्रभाव यहां पर भी महसूस होगा, यहां पर भी महसूस होगा, यहां पर भी, यहां पर भी, ये इफेक्ट पड़ते रहेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिपल इफेक्ट्स, श्रृंखलाबद्ध प्रभाव। तो कह रहा है कि भाई जो रिपल इफेक्ट्स हैं, विच रिपल इफेक्ट्स ऑफ विच, तो ये जो हेल्थ क्राइसिस है उसके लिए कह रहा है जिसके रिपल इफेक्ट्स, जिसके श्रृंखलाबद्ध प्रभाव आर बीइंग फेल्ट, उनको महसूस किया जा रहा है। यार किसके लिए आ रहा है, रिपल इफेक्ट्स के लिए। बीइंग फेल्ट फिर से देखो पैसिव वॉइस कंटिन्यूअस टेंस का, तो ये महसूस किया जा रहा है इन द इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल स्पेयर्स टू। कहां कहां पर, इकोनॉमिक आर्थिक, सोशल सामाजिक, पॉलिटिकल राजनीतिक, स्पेयर्स का मतलब होता है क्षेत्र, टू का मतलब भी, तो इनका मतलब स्वास्थ्य का संकट है। लेकिन रिपल इफेक्ट हुआ ना, इसलिए देखो इसका प्रभाव स्वास्थ्य पर तो पड़ ही रहा है, साथ साथ में अर्थव्यवस्था पर, समाज पर, राजनीति पर भी प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। स्पेयर्स का मतलब एरिया है। द गवर्नमेंट विल लूज नथिंग। अब लेखक कह रहा है, ये लेखक सा एक सजेशन है यहाँ पे लेखक का, कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पे कुछ नहीं खोएगी। लूज का मतलब खो देना। इफ इट वर, ये कंडीशनल सेंटेंस है इसलिए वर आ रहा है। कंडीशनल सेंटेंसेज में सपोजिशनल सेंटेंस जो होता है, काल्पनिक वाक्य होता है, वहां पे आप कोई भी सब्जेक्ट के साथ में वर लगाते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, वी शुड नॉट टॉक अबाउट दैट, जस्ट वी हैव टू प्लेस प्लूरल वर्ब एज इट इज अ सपोजिशनल क्लॉज। तो यहाँ पे कह रहा है जो गवर्नमेंट है उसको कुछ नहीं खोएगी, कुछ यहाँ पे ऐसा नहीं कुछ हार जाएगी, कुछ खो देगी, यदि ये इस प्रोजेक्ट को रोक दे। अब ये कंडीशनल सेंटेंस, यदि ये रोक दे, लेखक कल्पना कर रहा है, तो फिर यहां पे गवर्नमेंट कुछ खोएगी नहीं। एंड टेक द अपोजिशन एंड द पब्लिक इनटू कॉन्फिडेंस, और यदि सरकार जो है वो विपक्ष को और लोगों को, जनता को कॉन्फिडेंस में ले ले ऑन द फ्यूचर कोर्स, आगे आने वाले रास्ते में, कोर्स का मतलब रास्ता, मतलब आगे आने वाले टाइम पे अगर विपक्ष को और पब्लिक को कॉन्फिडेंस में कुछ खोएगी नहीं इन कामर टाइम्स। कहने का मतलब यहां पे अगर प्रोजेक्ट को रोक दे तो कुछ खोएगी नहीं। और क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट यहां पे क्या कर सकती है, गवर्नमेंट यहां पे विपक्ष को और पब्लिक को आगे चलकर, जब समय थोड़ा सा कामर हो, मतलब अधिक शांत हो, कामर इसलिए लिखा कि आज की तुलना में थोड़ा समय काम हो, काम, कामर, काम मतलब शांत, कामर इससे अधिक शांत, ठीक है। तो थोड़ा सा समय अगर पॉजिटिव हो, फेवरेबल हो, उस समय कुछ कर लेना, लेकिन उसके लिए आपको पब्लिक को और अपोजिशन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। तो ये था आज का एडिटोरियल। अब देखिए रिवीजन। इंपीरियस का मतलब डोमिनियरिंग, निरंकुश, तानाशाही, तो एक नंबर को जोड़ देंगे किससे, ई से। दूसरा है ग्रेंजर, ग्रेंजर का मतलब होता है मैजेस्टी, भव्यता। रेज, रेज का नष्ट करना है तो डेस्ट्रॉय, बी। एक्सपर्टीज का मतलब होता है कुशलता, स्किल। एंड इन्वेंट्री का मतलब होता है लिस्ट, सूची। तो ये हो गया आपका मैच द कॉलम्स, ठीक है भाई। तो ये था आज का एडिटोरियल। अब मुलाकात होगी कल शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।